गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 विलियम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने पीछे वाले वीडियो के अंदर सामान्य विज्ञान जो शिक्षण विषय है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो ये जो शिक्षण विषय है विज्ञान के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था 5 शिक्षण विषय अपने पास: सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। तो इन सभी का जो सिलेबस है वो बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकेंड ईयर के अंदर एक जैसे रहते हैं। तो अपने जो भी वीडियो बना रहे हैं कहने का मतलब ये बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं साइंस के उनके लिए भी उपयोगी है और जो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर बच्चे हैं साइंस के उनके लिए भी उपयोगी है। तो आज अपने जो इसके अंदर दूसरा विषय शुरू कर रहे हैं विज्ञान का जो शिक्षण विषय है दूसरा जीव विज्ञान जिसको अपने बायोलॉजी कहते हैं। तो आज अपने जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है टीचिंग उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा जीव विज्ञान शिक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व। ठीक है, तो ये आज अपना जो है टॉपिक है तो इसके अंदर अपने को जो शिक्षक होता है उसके क्या कर्तव्य है और क्या दायित्व होते हैं या होने चाहिए, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करनी है। तो अपने ये पॉइंट जो है तय करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो है जीव विज्ञान का जो बायोलॉजी का शिक्षक है उसका कर्तव्य और दायित्व जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है विषय का पूर्ण ज्ञाता, या अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विषय का पूर्ण ज्ञान। तो जो जीव विज्ञान विषय का शिक्षक है, जीव विज्ञान का किसी भी विषय का शिक्षक हो उसको अपने विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा तो वह बच्चों को कक्षा कक्ष में अच्छे से प्रभावित कर सकेगा, अच्छे से उनको जो है ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेगा। ठीक है, तो अगर शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तो कक्षा कक्ष में अधिगम का जो स्थानांतरण है ज्ञान का स्थानांतरण है वो बहुत ही अच्छे से होगा। इसलिए ये सबसे पहला कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। उसको अपने विषय का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। उसके विषय से संबंधित जो भी नई खोजें हो रही हैं, नया ज्ञान बढ़ रहा है, विषय के अंदर जुड़ रहा है, उसके बारे में उसको समय समय पर अध्ययन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, आपने ध्यान रखना विषय का पूर्ण ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। जीव विज्ञान ही नहीं सभी विषय के जो शिक्षक है उनको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है प्रयोग करने की क्षमता। तो अपने जीव विज्ञान जो विषय है तो जीव विज्ञान के अंदर आपको पता है कि प्रैक्टिकल का वर्क भी होता है, बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य भी करवाना पड़ता है। तो जो प्रैक्टिकल वर्क है, प्रयोग है, उसको करने की क्षमता शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर शिक्षक समय बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य पहले करके दिखाएगा तो बच्चे उसको भली-भांति समझ सकेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ बुक से या किताब से ही शिक्षक बच्चों को बताएगा प्रयोगात्मक कार्य समय करके नहीं दिखाएगा तो बच्चों को अच्छे से समझ भी नहीं आएगा और बच्चे उसको अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रयोग करने की जो क्षमता है यह सबसे मुख्य जो है जीव विज्ञान के शिक्षक के अंदर गुण होना चाहिए। ठीक है, तो प्रयोग करने की क्षमता अगर शिक्षक में होगी तो वो बच्चों का जो है प्रयोग करने की जो कला है, जो क्षमता है उसको अच्छे से विकसित कर सकता है। तो इसके लिए प्रयोगशाला बनी होती है स्कूल के अंदर। जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट है उसके लिए प्रयोगशाला बनी होगी और प्रयोगशाला के अंदर शिक्षक जो है वो बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य करवाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपने पास है प्रयोगशाला संचालन की योग्यता। अब प्रयोग करने की क्षमता शिक्षक में होगी तो वो प्रयोग कहाँ करेगा, प्रयोगशाला के अंदर। लेबोरेटरी बनी होती है, ठीक है, प्रयोगशाला स्कूलों के अंदर कॉलेज के अंदर बनी हुई है। उस प्रयोगशाला का संचालन करने की योग्यता भी विज्ञान के जीव विज्ञान के शिक्षक में होनी चाहिए। प्रयोगशाला का संचालन करने का मतलब है कि प्रयोगशाला के अंदर जब बच्चों को लेके जाना है तो उनको वहाँ पर कार्य किस प्रकार करवाना है,
ठीक है। बच्चों के जैसे प्रयोगशाला के अंदर कुछ प्रैक्टिकल या प्रयोग इस प्रकार के होते हैं कि बच्चों के समूह बनाकर उनको वो कार्य करवाए जाते हैं। तो शिक्षक को संचालन की जो है जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रयोगशाला के अंदर कौन कौन से सामान की आवश्यकता है या कौन कौन सा सामान जो है जीव विज्ञान की प्रयोगशाला के अंदर होना चाहिए, है ना, और उसके बारे में भी शिक्षक को पता होना चाहिए। जब प्रयोग कार्य करवाया जाता है तो बच्चों के ग्रुप कैसे बनाने हैं, उनके जो कार्य करने की क्षमता है उसके अनुसार ग्रुप बना के उनके जो कार्य की वो बीच बीच में जांच भी करते रहना चाहिए। तो प्रयोग कार्य का जो प्रयोगशाला का संचालन है वो करने की शिक्षक में योग्यता होना अनिवार्य है। इसके बाद अपने पास अगला पॉइंट आता है पाठ की तैयारी। तो जो शिक्षक है किसी भी विषय का जब शिक्षण करवाता है तो शिक्षण करवाने से पहले उसको जो भी विषय वस्तु का उसने शिक्षण करवाना है कक्षा कक्ष में उसके पाठ की उसको पहले से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। जब शिक्षक विषय वस्तु की पूर्ण रूप से तैयारी प्लानिंग करके कक्षा कक्ष में जाएगा तो शिक्षण कार्य उसका प्रभावी होगा। ठीक है, बच्चे अच्छे से उसको समझ सकेंगे। तो पाठ की तैयारी जो है यह एक आवश्यक गुण है अच्छे शिक्षण के लिए। शिक्षक को पहले खुद पाठ की तैयारी, अगर पाठ बड़ा है तो उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके विषय वस्तु को ठीक है अच्छे से तैयार करके फिर उसको कक्षा कक्ष के अंदर बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है। तो पाठ की तैयारी के अंदर ये जो कुछ इसके स्टेप होते हैं बीएड के अंदर बच्चों को सिखाए भी जाते हैं, जब माइक्रो करवाई जाती है कि इसकी स्किल्स होती हैं कुछ पाठ की तैयारी के अंदर भी, वो उसको पूर्ण रूप से लागू करके पाठ की तैयारी करते हुए बच्चों को शिक्षण करवाना चाहिए। इसके बाद है अन्य विषयों का समुचित ज्ञान। तो जो जीव विज्ञान का शिक्षक है उसको जीव विज्ञान के अलावा जो विज्ञान के उप विषय हो सकते हैं, ठीक है, विज्ञान के उप विषय के बारे में अपने पढ़ा था सामान्य विज्ञान के अंदर। विज्ञान के उप विषय जैसे सामान्य विज्ञान के अंदर आ जाता है रसायन विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंदर आ जाते हैं जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो ये विज्ञान के उप विषय हैं, इनका भी शिक्षक को पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो कला संकाय के विषय हैं या वाणिज्य संकाय के विषय हैं इनका भी शिक्षक को थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि एक विषय अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, उसको या उसका ज्ञान बच्चों को देने के लिए दूसरे विषयों के ज्ञान की भी बहुत बार आवश्यकता पड़ती है। और अगर शिक्षक को दूसरे विषयों का ज्ञान होगा तो वो अपने विषय का ज्ञान जब बच्चों को दे रहा है अगर जरूरत पड़ती है तो दूसरे विषय के ज्ञान का उपयोग भी कर सकता है। इसलिए जो जीव विज्ञान का शिक्षक है उसको अन्य विषयों का भी समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद अगला पॉइंट है अपने पास है पथ प्रदर्शन की क्षमता। पथ प्रदर्शन का मतलब है अपने कह सकते हैं कि बच्चों को मार्ग दिखाना। ठीक है। तो बच्चों का पथ प्रदर्शन करने की क्षमता एक जीव विज्ञान के शिक्षक में होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक जो है वो बच्चों को मार्ग दिखाता है कि उनको फ्यूचर के अंदर कौन से फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है, कौन से प्रकार के विषय का चयन करना चाहिए। जैसे 10वीं क्लास के बाद जब 11वीं क्लास के अंदर बच्चे जाते हैं तो उनको अपने विषयों का चयन करना होता है। विषय जो है साइंस के अंदर जाना है, आर्ट्स के अंदर जाना है, कॉमर्स के अंदर जाना है, एग्रीकल्चर के अंदर जाना है, ये जो संकाय हैं इनका चयन 10वीं के बाद करना होता है। तो उस समय जो शिक्षक है वो बच्चों का पथ प्रदर्शन या उनका मार्गदर्शन कर सकता है। ठीक है। एक तो विषयों का चयन करने में उनका पथ प्रदर्शन बच्चों का शिक्षक कर सकता है। इसके अलावा बच्चों को कक्षा कक्ष में अगर कोई किसी प्रकार की समस्या आती है, परेशानी है समझने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, तो उसके लिए भी शिक्षक उसका मार्गदर्शन कर सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे को स्कूल के बाद अपने घर पे भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो बच्चा शिक्षक से अगर राय करता है, डिस्कस करता है, तो शिक्षक उसका पथ प्रदर्शन कर सकता है। ऐसी शिक्षक के अंदर क्षमता कहने का मतलब होनी चाहिए कि वो बच्चों का मार्गदर्शन करे, उनको सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करे, उनको समाज के अंदर जो महान लोग हुए हैं जो पहले, उनके बारे में बता करके उनका मार्गदर्शन कर सकता है। ठीक है। तो ये जीव विज्ञान के शिक्षक के अंदर गुण
इसके बाद आ जाता है अपने पास नवीन सामग्री से संपर्क। तो नवीन सामग्री का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी जो विषय है उसके अंदर उसके ज्ञान में वृद्धि निरंतर होती है, क्योंकि नए नए प्रयोग होते हैं, नए आविष्कार होते हैं और नया ज्ञान जो है प्रत्येक विषय के अंदर जुड़ता है धीरे धीरे। तो जो किसी भी विषय से संबंधित नया ज्ञान आता है, जुड़ता है विषय के अंदर, उस नवीन सामग्री से शिक्षक का संपर्क होना चाहिए। मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे विषय से संबंधित कौन सा नया ज्ञान इसके अंदर जो जुड़ा है या ज्ञान में वृद्धि हुई है, वो उसको समय ग्रहण करे, समय ग्रहण करके बाद में बच्चों को भी उसके बारे में बताए। तो कोई भी नवीन सामग्री आती है, शिक्षक जो है जीव विज्ञान का उसको संपर्क में रहना चाहिए और बच्चों को भी उसके संपर्क में रखना चाहिए, मतलब बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। इसके बाद अगला गुण आता है जीव विज्ञान के शिक्षक का निष्पक्ष दृष्टिकोण। सबसे महत्वपूर्ण गुण है, टीचर जो होता है उसके लिए कक्षा के अंदर जितने भी बच्चे या स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, उसको सभी के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है। ठीक है, निष्पक्ष का मतलब सभी के साथ बिना भेदभाव किए एक जैसा दृष्टिकोण रखना। तो शिक्षक जो है उसको कक्षा के अंदर अपना दृष्टिकोण जो है वो निष्पक्ष रखना चाहिए, किसी के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किसी भी बच्चे को जो है कक्षा के अंदर पर्सनली जो है लाभ नहीं पहुंचाना चाहिए, या किसी बच्चे की कोई समस्या है तो उसको सामान्य रूप से उसका समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, अगर निष्पक्ष दृष्टिकोण होगा शिक्षक का तो सभी बच्चे जो है शिक्षक को पसंद करेंगे, शिक्षक का जो है बच्चों पर प्रभाव अच्छा रहेगा, शिक्षक का जो है बच्चे सम्मान करेंगे। अगर निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं है, शिक्षक जो है कक्षा में भेदभाव करता है, बच्चों को जैसे बिठाने में भेदभाव करता है, किसी बच्चे को एक नंबर बेंच पे बिठा देता है, ठीक है, या अंकों के अंदर भेदभाव करता है, कोई बच्चा जो है उसको ज़्यादा अंक दे दिए जाते हैं, दूसरे बच्चे को कम अंक दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है अगर टीचर करता है तो निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं है और उस शिक्षक का जो प्रभाव है कक्षा के अंदर अच्छा नहीं हो सकता। इसके बाद अगला अपने पास गुण है सहनशीलता। तो जो जीव विज्ञान का शिक्षक है इसके अंदर सहनशीलता का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। जीव विज्ञान का किसी भी विषय का शिक्षक हो उसमें सहनशीलता होनी अति आवश्यक है। तो सहनशीलता शिक्षक के अंदर होगी तो वो बच्चों पे अपना प्रभाव अच्छे से रख सकेगा। सहनशीलता का मतलब है कि जैसे कक्षा में कई बार किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं बच्चे, जैसे बच्चे कक्षा के अंदर शोर मचाते हैं तो शिक्षक जो है उसको बच्चों के साथ मारपीट न करके सहनशीलता का गुण दिखाते हुए उनको प्यार से समझा देना चाहिए। ठीक है, तो ये सहनशीलता इसी के अंदर आती है। इसके अलावा जैसे बच्चा कई बार गृह कार्य समय में पूरा नहीं करता है तो शिक्षक को क्रोध में न आकर उसके कारण का पता लगाना चाहिए। बच्चा गृह कार्य समय में क्यों नहीं पूरा कर रहा है, फिर उसका निवारण करना चाहिए। ठीक है, तो ये सहनशीलता का गुण टीचर में होना आवश्यक है। ठीक है, बच्चे जो है कई बार 2-3 दिन तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहते हैं, तो जब बच्चा अगले दिन स्कूल में आता है तो शिक्षक को सहनशीलता के साथ उससे बात करते हुए उसके कारण पता लगा के उसका उपाय करना चाहिए। तो सहनशीलता का गुण जो है ये एक अच्छे शिक्षक की बहुत बड़ी विशेषता होती है। सहनशीलता का गुण शिक्षक के अंदर होना आवश्यक, क्योंकि बच्चे जो है वो शिक्षक से प्रभावित होते हैं। अगर शिक्षक में सहनशीलता का गुण होगा तो बच्चे भी सहनशीलता वाले गुण को अपने अंदर अपनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपने पास अगला आ जाता है नवीन परीक्षा पद्धति का ज्ञान। ठीक है, तो परीक्षा का मतलब होता है कि बच्चे जो कक्षा के अंदर सीखते हैं, जो उनको सिखाया जाता है, वो उन बच्चों ने उस ज्ञान को कितना सीख लिया, कितना ग्रहण कर लिया, इसका पता लगाने के लिए शिक्षक क्या करता है, परीक्षा के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो परीक्षा के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें कई प्रकार की विधियाँ आती हैं मूल्यांकन करने की, तो उसको कहते हैं परीक्षा पद्धति। तो परीक्षा पद्धति अब क्या है कि समय जैसे जैसे
होना चाहिए कि नई परीक्षा पद्धतियाँ कौन सी है जिनके द्वारा बच्चे का अच्छे से मूल्यांकन किया जा सकता है बिना भेदभाव के, क्योंकि कुछ परीक्षा पद्धतियाँ ऐसी हैं उनमें बहुत सारी कमियाँ हैं जिसके कारण शिक्षक उनको अच्छे से उपयोग में नहीं ला पाता। तो नवीन परीक्षा पद्धति का ज्ञान टीचर को होगा, शिक्षक को, तो वो बच्चों का अच्छे से मूल्यांकन कर सकेगा। इसके बाद अपने पास अगला गुण है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। तो देखो मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है इसमें तीन चीजें हैं। एक तो अपने पढ़ते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, एक अपने पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान, और एक होता है शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसको अपने शिक्षा मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो बाल मनोविज्ञान है ये बच्चों से संबंधित होता है। इसके अंदर अपने यूँ कह सकते हैं कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में अच्छे से अध्ययन करवाया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान अगर शिक्षक अच्छे से समझेगा तो उसको इस बात का पता चल जाएगा कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों का मानसिक स्तर जो है उसको कैसे समझना चाहिए, तो बच्चों की जो है अंतर्द्वंद है या बच्चों के मन में कौन से विचार चल रहे हैं, इनका पता या इनका ज्ञान जो शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञान लेके अच्छे से पता लगा सकता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को करना अति आवश्यक है। अगर वो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करेगा तो उसको बच्चों को समझने में, उनको शिक्षण करवाने में सहायता मिलेगी। तो एक शिक्षक का एक कर्तव्य है इसको बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। इसमें बाल मनोविज्ञान के अंदर जो बच्चे हैं जैसे शैशवावस्था वाले या बाल्यावस्था वाले और किशोरावस्था तक का अध्ययन करवाया जाता है। इसके बाद अगला गुण जो होना चाहिए जीव विज्ञान के शिक्षक में वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं जिसको हमें। आत्मविश्वास का गुण शिक्षक के अंदर होना चाहिए। अगर शिक्षक अपने अंदर आत्मविश्वास रखेगा तो वो अपनी बात बच्चों तक अच्छे से पहुंचा सकेगा। अगर शिक्षक को अपने ज्ञान पर, ठीक है, या अपने समय पर आत्मविश्वास नहीं है, उसको यूँ लगता है कि मैं अपने ज्ञान को अच्छे से बच्चों तक नहीं पहुंचा सकता या मेरा ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, तो वो अपनी बात को अच्छे से बच्चों तक पहुंचाने में सफल नहीं हो सकता। तो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अपना जो ज्ञान बच्चों को दे रहा हूँ वो सही है, पूर्ण है और देने का तरीका भी सही है। तो आत्मविश्वास का जो गुण है, जब शिक्षक के अंदर आत्मविश्वास का गुण होगा तो वो जो बच्चों को ज्ञान देगा अच्छे से बच्चों के समझ में आएगा और बच्चों में भी आत्मविश्वास का गुण विकसित होगा। तो आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। बिना आत्मविश्वास के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है वो उतना अच्छे से प्रभावी नहीं होता है। इसके बाद अपने पास अगला गुण आ जाता है जीव विज्ञान शिक्षक का कर्तव्य या दायित्व कह सकते हैं, अनुशासन में नेतृत्व की क्षमता। तो जो शिक्षक है इसके अंदर एक तो अनुशासन, ठीक है, का गुण होना चाहिए। अनुशासन का गुण मतलब बच्चों को अनुशासन में कैसे रखा जाता है या बच्चों को अनुशासन में कैसे रखना है, इसका ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। ठीक है, अगर कक्ष के अंदर अनुशासन नहीं है, बच्चे अनुशासन में नहीं बैठ रहे हैं, बच्चे अनुशासन में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने जो है विषय का ज्ञान अच्छे से बच्चों को नहीं दे सकता है। शिक्षक को समय भी अनुशासन में रहना आवश्यक है। अगर शिक्षक समय अनुशासन में रहेगा तो बच्चों को अनुशासन में रखना भी सिखाएगा। अगर शिक्षक समय अनुशासन में नहीं रहेगा तो बच्चे भी उसकी बात अच्छे से नहीं मानेंगे। तो शिक्षक के अंदर अनुशासन का गुण होना चाहिए। ठीक है, फिर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षक को नेतृत्व करना आना चाहिए। किसका नेतृत्व? कक्षा के अंदर जो बच्चे हैं उनका नेतृत्व करना आना चाहिए। तो नेतृत्व जो है, अगर शिक्षक बच्चों का नेतृत्व अच्छे से करेगा, उनको अच्छे से गाइडेंस देगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षक का कार्य बच्चों को सिर्फ किताबों से संबंधित ज्ञान ही देना नहीं है, किताबों के अलावा और भी बहुत सारा जो ज्ञान है पाठ्य से गामी क्रियाओं के द्वारा शिक्षक बच्चों को प्रदान करता है। तो इसलिए एक शिक्षक के अंदर नेतृत्व की क्षमता भी होनी चाहिए। वो कक्षा का नेतृत्व अच्छे से कर सकता हो और अनुशासन भी कक्षा में अच्छे से बनाए रख सकता हो। तो ये गुण भी होना चाहिए। इसके बाद है अभिव्यक्ति की क्षमता। तो जो जीव विज्ञान का शिक्षक है उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का मतलब शिक्षक जो है कोई
बात हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों तक किस प्रकार पहुंचा रहे हैं, वो अपने जो अंदर की जो बात है वो किस प्रकार व्यक्त करता है, बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है, तो वो उसकी अभिव्यक्ति होती है। अगर शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान है लेकिन वो बच्चों के सामने उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता तो वो एक अच्छा शिक्षक नहीं कहलाता है, ठीक है। तो जो भी शिक्षक को बात या अपना ज्ञान बच्चों तक पहुंचाना है उसकी अभिव्यक्ति भी उसको अच्छे से करनी आनी चाहिए, मतलब अच्छे से प्रेजेंट बच्चों के सामने करना चाहिए। ज्ञान बच्चों को देना है या किसी प्रकार का कोई और हमने कह सकते हैं कि बात बच्चों को बतानी है तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका शिक्षक का प्रभावी होना चाहिए, ऐसी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा के अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं जो शिक्षक जो है बच्चों को बताते हैं, तो प्रेजेंट टीचर जो अच्छे से करेगा तो बच्चों को उसका ज्ञान अच्छे से मिलेगा। फिर एक जीव विज्ञान शिक्षक का अगला गुण है शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो इसके बाद अगला गुण है शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो जो शिक्षक है वो कक्षा कक्ष के अंदर बच्चों को जब अपने विषय का ज्ञान देता है तो वह बच्चों को शिक्षण कार्य करवाने के लिए बहुत सारी शिक्षण विधियों का उपयोग करता है। शिक्षण विधियां मतलब बच्चों को पढ़ाने का तरीका कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है। तो बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं अलग अलग विषयों के लिए और अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियां बनाई गई हैं। तो शिक्षकों को सभी शिक्षण विधियों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अगर वो शिक्षण विधियों का ज्ञान रखेगा तो वह बच्चों को उनकी आयु और उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार जो शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करवाएगा। तो ये शिक्षक के अंदर कर्तव्य है या दायित्व उसका होना चाहिए। और इसके अंदर लास्ट है शिक्षक का कुशल व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी कहते हैं जिसको अपने, तो शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए, बच्चों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। व्यक्तित्व जो है जिसको अपने पर्सनैलिटी कहते हैं, इसके अंदर शिक्षक का ज्ञान भी आता है, शिक्षक की वेशभूषा भी आती है, ठीक है, और उसका खान पान भी आता है। तो शिक्षक जो है उसका जो नॉलेज है, विषय का ज्ञान है, वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो शिक्षक का यह कर्तव्य और दायित्व बनता है कि उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, बच्चों से उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और ज्ञान जो बच्चों को प्रदान करने की क्षमता भी उसमें अच्छे से होनी चाहिए। तो कुशल व्यक्तित्व वाला जो शिक्षक है वो बच्चों को अच्छे से ज्ञान दे सकता है। तो ये जो अपने आज पढ़े जीव विज्ञान शिक्षक के कर्तव्य और दायित्व थे कि शिक्षक के अंदर ये कर्तव्य और दायित्व होने चाहिए, तभी शिक्षक बच्चों को अच्छे से ज्ञान प्रदान कर सकता है। बाकी इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो अपने कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।